हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और MCQ सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और देखिए, अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में चैप्टर नंबर 2 के MCQs मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन हम उसके कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आए हैं। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ क्वांटम ऑफ चार्ज और मिनिमम पॉसिबल चार्ज। आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभावित आवेश कौन सा है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चीज़ दी हुई है। तो आप देखिए, अगर कोई दो वस्तुओं में, मान लीजिए सपोज़ एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, और इनको हमने रगड़ा या टच किया या जो भी किया, और मान लिया एक आवेशित थी और इससे आवेश दूसरे पे गया, तो हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है। और उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है कि जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एक इलेक्ट्रॉन्स को और तोड़ा भी नहीं जा सकता। ठीक है ना। आप 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन 1.5, 2.5, ठीक है ना, इस तरह फ्रैक्शंस में जो है वो नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो मिनिमम अमाउंट जो ट्रांसफ़र करी जा सकती है वो आपकी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन तोड़ा जा सकता होता अलग अलग भागों में तो C से कम वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि ये पता है लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन क्वार्क को अलग नहीं किया जा सका अभी। तो फ़िलहाल हमारा जो न्यूनतम संभावित आवेश है तो वो आपका देखिए E, 2E, ½ E, 3E। तो 2E, 3 पॉसिबल तो हैं, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन A जो है वो यहाँ पे सही होगा। और C तो कतई पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है। ऑप्शन है E, 2E, 3, ½ E एंड 3E। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, क्वांटाइजेशन का ही कंसेप्ट है। हमने पहले भी यही क्वेश्चन में देखा था कि न्यूनतम जो है E संभव है, उसके बाद आप बढ़ाओगे तो 2E, 3E, 4E इस तरह से ही संभव है, यानी कि पूर्णांक है, E का पूर्णांक इंटीजर मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए E, 2E ये भी पॉसिबल है, 3E पॉसिबल है, लेकिन ½ E जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यही हमसे पूछा जाता, विद्युत आवेश संभव नहीं है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते समय जो है थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा कि जैसे मान लीजिए जल्दबाजी में ऐसा मत पढ़ लीजिएगा विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। जो ये नॉट वर्ड है, यानी कि नहीं लगा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तब जाके आप इस पे पहुँचेंगे। अगर आपने सिंपल ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पूछ रहा है ना, तो आप क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन है और E लगा दिया अपने ऑप्शन, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए, वो क्या पूछ रहा है। ज़रा सा लैंग्वेज बदलते तो आंसर बदल जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका E है, क्वेश्चन E आंसर था, और यहाँ पर इस केस में ½ E आंसर हो गया है। तो सेम कंसेप्ट पे आंसर डिफ़र कर सकते हैं। तीसरा है, कूलम फोर्स F डिपेंड्स ऑन। कूलाम या विद्युत बल F निर्भर करता है आवेशों पर, यानी कि चार्जेस पे, मीडियम पर, माध्यम यानी कि K, ऑन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। अब अगर कूलाम का नियम आप जानते हैं कि 2 आपके पास आवेश हैं और Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस R है, और बीच में अगर एयर है, तब तो फिर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाता है। यानी कि आवेशों पर भी निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, और बीच के माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे माध्यम तो निर्वात है, अगर हम कोई और माध्यम रख दें जिसका परावैद्युतांक है, तो 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो इसमें जो माध्यम आप रखेंगे उसका परावैद्युतांक पर भी निर्भर करने लगता है। तो यानी कि माध्यम पर निर्भरता, चार्जेस पे और डिस्टेंस पे। तो यानी कि देखिए, तीनों ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। चार्जेस पे भी निर्भरता दे रखी है, माध्यम पर भी दे रखी है, और बीच की दूरी पर भी दे रखी है। इसका मतलब तीनों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब D ऑप्शन उपरोक्त सभी।
देखिए ये गलती भी अक्सर एमसीक्यू करते टाइम लोग करते हैं कि कूलम का बल या विद्युत बल निर्भर करता है, पहला देखा आवेशों पर तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये तो आवेशों पर निर्भर करता ही था, ये बस इसी को टिक कर दिया, बाकी 3 नीचे पढ़े ही नहीं। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सही है वो क्यों सही है वो भी पता होना चाहिए, तब आप गारंटी दे सकते हैं कि आपसे जो है एमसीक्यू सही होगा। केवल ऐसा नहीं कि जो पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ दिखा और उसी पे टिक कर दिया। 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं ये भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट ईच अदर, हाउ मच कूलम फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। एक कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच लगने वाला कूलम बल कितना होगा। ए पार्ट है 9 न्यूटन, बी पार्ट है 9 × 10⁻19 न्यूटन, सी पार्ट है 9 × 10⁻10 न्यूटन एंड डी पार्ट है 9 × 10⁻9 न्यूटन। तो देखिए जो 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फोर्स लगता है। 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻9, चार्जेस 1 × 1 और डिस्टेंस भी 1 है, तो ये सब तो 1 ही हो जाएंगे, तो यानी कि 9 × 10⁻9 न्यूटन। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 5वां क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़, विद्युत क्षेत्र E का मात्रक है। तो ए पार्ट जूल पर कूलम, बी न्यूटन पर कूलम, सी बोथ ऑफ एबव, डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक फॉर्मूला होता है F/Q0, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, फोर्स आपका न्यूटन में नापा जाएगा, चार्ज ये आपका कूलम में नापा जाएगा, तो यानी कि न्यूटन पर कूलम ये आपकी यूनिट बनती है। तो देखिए जूल पर कूलम सही नहीं है, न्यूटन पर कूलम ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कूलम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर व्हेन, कूलम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होगा जब Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, Q1 Q2 बोथ आर नेगेटिव, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब है 2 अगर चार्जेस है मेरे पास Q1 और Q2 और ये दोनों, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा, तो हमें मालूम है अपोजिट चार्जेस ही तो अट्रैक्शन करते हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तब भी रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव है यानी कि सेम है तब भी जो है रिपल्शन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। आकर्षण जो है वो तभी लगेगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कूलम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव नेचर व्हेन, कूलम बल या विद्युत बल प्रतिकर्षण होगा जब, तो प्रतिकर्षण हम जानते हैं जब दोनों सेम हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हों। तो देखिए पहला ऑप्शन है चार्जेस Q1 Q2 बोथ पॉजिटिव, दोनों धनात्मक है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए आप दोनों पॉजिटिव हैं यानी कि सेम हैं, तो इसलिए रिपल्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। अब ज़रा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, अगर कहीं ऐसा होता यहाँ पे भी चार्जेस Q1 नेगेटिव और Q2 नेगेटिव दे देता, दोनों ही नेगेटिव अगर दे देते, तो उस केस में जो यहाँ भी रिपल्शन एग्जिस्ट करता, ए और बी दोनों सही होते और फिर सी उपरोक्त तो दोनों भी सही हो जाता और डी ऑल ऑफ द अबव भी सही हो जाता। तो आप धीरे धीरे चलते चलते देखते जाते कि ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर आप डी में ऑप्शन मारते उपरोक्त सभी। ठीक है ना, सिचुएशन बदलने पे ऑप्शन बदल जाता है, चीज़ वही रहती है लेकिन ऑप्शंस बदल जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चंस को पढ़ के और तभी उसको सॉल्व करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज़ प्रोपोर्शनल टू, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U अनुक्रमानुपाती होती है। ए पार्ट है बोथ चार्जेस दोनों आवेशों के, बी पार्ट है ओनली वन चार्ज यानी कि केवल एक आवेश के, सी पार्ट है डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करती, डी पार्ट नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला चाहिए, इसको E से या U से ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, U ही हम लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। आर स्क्वायर नहीं होता, आर स्क्वायर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल बन जाएगा। Q1 Q2/r ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये तब होती है जब 2 चार्जेस Q1 Q2 r डिस्टेंस पे रखे हैं। ये फॉर्मूला हर एक को याद होना चाहिए। अब आप देखिए स्थितिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो अनुक्रमानुपाती में 2 ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, चार्जेस के। तो देखिए पहला ऑप्शन दोनों चार्जेस लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक आवेश के, तो ऐसा है कि एक केवल एक के तो नहीं है, दोनों के साथ में है, इसलिए गलत होगा। आवेश पर निर्भर नहीं करता है तो बिल्कुल गलत है, और इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू 1 कूलम चार्ज एट 0.1 मीटर डिस्टेंस। 1 कूलम आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? 1 वोल्ट, 4 पाई वोल्ट, 9 × 10⁻⁹ वोल्ट, 9 × 10⁻10 वोल्ट। तो देखिए अगर Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए तो V = फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। R स्क्वायर कर दें तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन जाएगा और R कर दें तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें देखिए वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q का मतलब हो गया 1, R का मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 9 × 10⁻9 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, C ऑप्शन जो है ये दिख रहा है, तो इसलिए C ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए था, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश क्या होता है? पहला है और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, बी एक्सट्रीमली स्मॉल बहुत छोटा होता है, सी पॉइंट साइज बिंदु आकार का होता है, डी इट डज नॉट एक्सर्ट एनी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज, यह किसी आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता है, एंड ई पार्ट ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तो सभी। तो देखिए टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया है, उसके अंदर ये सारी पॉइंट्स होते हैं A B C D जो कि उसके अंदर खासियतें होती हैं, तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव यानी कि ई पार्ट पे जो है वो ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स। विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी देता है। ए पार्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर विद्युत धारा की दिशा। बी पार्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर कोई हमारी विद्युत बल रेखा इस तरह से जा रही है तो ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर किसी पॉइंट पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो उसके ऊपर आप स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच दीजिए। ये इधर की तरफ एरो है तो ये भी इधर हो जाएगा, और अगर इधर की तरफ एरो होता तो ये टेंजेंट का एरो भी इस तरफ हो जाता। तो ये इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। परिमाण तो नहीं बताता लेकिन दिशा बता देता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि तो धारा की दिशा तो नहीं बताता बल्कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है? ए पार्ट स्मूथ कर्व यानी कि निष्कोण वक्र होती हैं। बी पार्ट इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सी पार्ट डज नॉट क्रॉस ईच अदर यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पर देखिए कि वैद्युत बल रेखाएं तीनों चीज़ें जो हैं वो कंटेन करती हैं। ये निष्कोण वक्र भी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं और एक दूसरे को नहीं भी काटती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। ए पार्ट ऑन चार्ज यानी कि आवेश पर। बी पार्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, आवेश से उस बिंदु की दूरी पर। सी पार्ट ऑन मीडियम यानी कि माध्यम पर, और डी पार्ट उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर ये चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पे ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q/R², ये होता है। और अगर माध्यम निर्वात नहीं है, K है माध्यम, तो K और लग जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए आवेश पर भी निर्भरता है, उस बिंदु से दूरी आवेश की यानी कि दूरी पर भी निर्भरता है, माध्यम यानी कि माध्यम पर भी निर्भरता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C डिपेंड्स ऑन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C निर्भर करती है। ए पार्ट एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। बी पार्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल d जो होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। सी पार्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, माध्यम के परावैद्युतांक K पर, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र पे आप प्लेटों पे अगर चार्ज Q है, Q-Q, उनके बीच की दूरी D है और इसके बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो और प्लेट का एरिया A हो, तो ऐसी सिचुएशन में C = K∈0 A/D, ये फॉर्मूला होता है। और अगर मान लिया निर्वात है बीच में तो उस केस में, या निर्वात या हवा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C = ε0 A/D बनेगा। अब देखिए कैपेसिटेंस किस पर निर्भर कर रही है? प्लेटों के क्षेत्रफल, तो इस पर भी कर रही है। प्लेटों के बीच दूरी यानी कि इस पर भी कर रही है। प्लेटों के माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि इस पर भी कर रही है, यानी कि फिर डी पार्ट हमारा यानी कि उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर इज, संधारित्र का सूत्र हाफ सी वी स्क्वायर निम्न में से किसका है? ए पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का, बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र का, सी पार्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है। हम जानते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। मैंने थ्योरी क्लासेस में क्लियर बताया है आपको। तो इस केस में देखिए आप हाफ सी वी स्क्वायर किसका है, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो इसका मतलब इन तीनों को देखने पे पता लगेगा आपको संधारित्र में स्थित इस संचित स्थितिज ऊर्जा, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 फैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी एस, यानी कि 10 फैराड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता सी एस की गणना कीजिए। देखिए ए ऑप्शन है 100F, दूसरा है 20F, 5F एंड 1F। तो देखिए पहले तो मैं डिटेल तरीका बताता हूँ कैसे करना चाहिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/10 प्लस 1/10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/10। तो CS इज इक्वल टू पलट जाएगा 10/2 यानी कि 5 फैरेड। इसका मतलब 16 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आप थ्योरी क्लास की बात याद करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर सारी कैपेसिटेंस जो है सेम है तो सीधे फॉर्मूला C इज इक्वल टू C/N हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए C आपका कितना दिया है 10 और कितने कैपेसिटर हैं 2 हैं, तो यानी कि 5। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इससे करना चाहें इससे करें, अदरवाइज़ इस शॉर्टकट ट्रिक का भी यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते तो n टाइम्स हो जाता, और अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो 1/n टाइम्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 फैरेड ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP। 10 फैरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता CP ज्ञात करिए। P फॉर पैरेलल है 100 फैरेड, 20 फैरेड, 5 फैरेड एंड 1 फैरेड। तो आप देखिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी कि 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 फैरेड, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये आप शॉर्टकट लगाएं तो N इंटू C होता है, CP इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना N इंटू, यानी कि 2 जुड़े हैं और हर एक की धारिता 10 है तो यानी कि 20, शॉर्टकट से भी 20 निकलेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे 17 का B ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स F एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। वैद्युत बल F तथा वैद्युत क्षेत्र E में संबंध होता है। E इक्वल टू FQ, E इक्वल टू FQ स्क्वायर, F इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE स्क्वायर। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन सही देखिए, E इज इक्वल टू F/Q, ये तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो QE आ जाएगा। और नहीं तो ये चीज़ याद भी करी जाती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में चार्ज Q रखा है तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो क्षेत्र की दिशा में QE फोर्स लगता है, और नेगेटिव है तो क्षेत्र की उल्टी दिशा में QE फोर्स लगता है। तो दोनों तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे C ऑप्शन आपको F इज इक्वल टू QE जो है वो सही नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। विद्युत फ्लक्स परिभाषित है। ए पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, विद्युत रेखाओं की संख्या। बी पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या। सी पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। एंड डी नन ऑफ द अबव। तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ाई है। तो केवल किसी सरफेस से लाइनों का गुजरना ही नहीं होता है फ्लक्स, उसके लंबवत दिशा में कितनी गुजरेंगी, ठीक है ना। यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू जो है वो आपका E इंटू ए नहीं होता बल्कि E इंटू ए कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको एरिया के 90 डिग्री पे लाना पड़ता है, इसलिए E कॉस थीटा ये कंपोनेंट जो है वो बनता है जाकर के। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है थीटा एंगल पे E कॉस थीटा लाएंगे, तब इसकी A से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास E ए कॉस थीटा ये फॉर्मूला बनता है। तो इसलिए आपको देखने में तो A और C दोनों सही लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे अगर C ऑप्शन नहीं होता तो फिर उसके बाद A को सही करते। तो ये C जो है वो किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। ए पार्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज।
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पे ख़त्म होती हैं। बी पार्ट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड एंड एट पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश से निकलती हैं और धनावेश पे ख़त्म होती हैं। बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि प्लस से निकलती हैं वो और माइनस पे ख़त्म होती हैं, और साथ ही साथ ये जो है वो क्लोज्ड कर्व नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बल रेखा यहाँ से जा रही तो वही यहाँ से गुजर के यहाँ पे आएगी, तो प्लस से दूसरी निकल के माइनस तक जाएगी, सब यहाँ से निकल के ऐसे जाएंगी, लौट के नहीं आती। जबकि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, नॉर्थ है साउथ है, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे घुसती हैं, अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। तो यहाँ पर बात यही हो रही थी कि कहाँ से निकलती कहाँ से ख़त्म होती हैं, तो धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक पे ख़त्म होती हैं। इसका मतलब ए पार्ट जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है फाई इक्वल टू ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए टेन थीटा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फेमस फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए, ये इस तरह से। तो आप देखिए बी ऑप्शन जो हमारा वो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम इज़ फाई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 क्यू, फाई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई क्यू, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इस सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इसका मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन 0 देखिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है, तो इसलिए 22 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 23 वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू इन पॉइंट नियर द चार्ज क्यू इज़ कॉल्ड एट दैट पॉइंट। इकाई धनावेश को अनंत दूरी से किसी आवेश क्यू के समीप किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का कहलाता है। तो क्या कहलाता है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। तो देखिए डेफिनेशन ही है ये कि अगर मान लिया सपोज करिए ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है और यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य डब्लू है, तो डब्लू को हम नेट टेस्ट चार्ज पे कंसिडर कर लें, इकाई आवेश पे कंसिडर कर लें, तो ये उस पॉइंट का विभव बनता है जा करके। तो इसलिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव यानी कि 23 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वैद्युत विभव का मात्रक होता है। पहला है जूल पर कूलम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है बोथ ऑफ एबव, डी है नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए V का फॉर्मूला जो है W/Q0 होता है, ये जानते हैं हम। अब देखिए इसमें जूल पर कूलम यूनिट बन जाएगी या फिर इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो केवल पहले को देख के टिक न करें या केवल दूसरे को देख के टिक न करें, देखिए दोनों सही हैं, इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो बनता है 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया केप्ट इन कॉन्टैक्ट, समान क्षेत्रफल की 2 प्लेटें एक दूसरे से सटाकर रखी जाती हैं। बी पार्ट 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया केप्ट पैरेलल टू ईच अदर विद सम सेपरेशन, समान क्षेत्रफल की 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त दोनों। डी पार्ट है नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए डेफिनेशन जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो प्लेटें अगर आप सटा के रख देंगे तब तो बिल्कुल एकदम कंडक्टिंग पाथ एक अवेलेबल हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज आपका अर्थ में चला जाएगा। इसलिए प्लेटों को कांटेक्ट में नहीं बल्कि कुछ दूरी पर रखा जाता है और बीच में उनके इंसुलेशन मटेरियल यानी कि जो आपका परावैद्युत पदार्थ है वो भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो भर दिया जाता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि एक दूसरे से समांतर कुछ दूरी पर प्लेटें होती हैं। वैसे भी आप देखिए सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 A/D होता है, के साथ में अगर परावैद्युत भरा है तो के भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए प्लेटों के बीच की दूरी यूज़ होती है, तो प्लेटों के बीच की दूरी है, इसका मतलब टच करा के तो रखी ही नहीं जा सकती, इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज़, समांतर प्लेट संधारित्र की धरती नहीं ये धारिता होना चाहिए, धारिता होती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है C = D/K एप्सिलॉन 0 A, बी पार्ट है C = K एप्सिलॉन 0 A/D, सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, सी डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये फॉर्मूला तो फेमस है हमारे लिए, ये तो सबको पता होना चाहिए। C = एप्सिलॉन 0 A/D अगर प्लेटों के बीच में एयर है और अगर प्लेटों के बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका परावैद्युतांक K है, तो फिर यही फॉर्मूला K एप्सिलॉन 0 A/D हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए बी में ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 27 है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता का मात्रक होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट, दूसरा है फैरेड, तीसरा है बोथ ऑफ एबव एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। तो देखिए C इज इक्वल टू वैसे फॉर्मूला Q/V होता है, तो यहाँ से यूनिट अगर बनाएंगे तो कूलम पर वोल्ट और या फिर इसे ही फैरेड कहते हैं। तो देखिए आप केवल फैरेड देख के इसी पर टिक ना करें, देखिए पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और जब दोनों करेक्ट हैं तो फिर C बोथ ऑफ एबव ये बेस्ट सूट करेगा। तो 27 का C ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, धारिता 1 माइक्रोफैरेड होती है 10⁶f, 10⁹f, 10⁻3f, 10⁻⁻6f। तो देखिए माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है आपने। तो इसका मतलब 1 माइक्रोफैरेड का मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरेड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, मतलब यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है तो धारिता, फर्स्ट पार्ट है डिक्रीज़ कर जाती है यानी कि घट जाती है, बी पार्ट इंक्रीज़ कर जाती है यानी कि बढ़ जाती है, सी पार्ट अनचेंज्ड रहती है यानी कि अपरिवर्तित रहती है, एंड डी पार्ट नन ऑफ द एबव। तो देखिए परावैद्युत पट्टी रखने पर बिना परावैद्युत के C = ε0A/d फॉर्मूला होता है। परावैद्युत पट्टी पूरे स्पेस में भर दें तो K ε0A/d हो जाता है। तो यानी कि जो है वो K, अब K जो है वो K टाइम्स हो गया। अब K की वैल्यू क्या होती है, हमेशा मोर देन 1 होती है, तो इसलिए K से मल्टीप्लाई करने पे C बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। यदि धारिताएं C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो तुल्य धारिता CS होगी। तो देखिए ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बता रखा है कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो वैसे तो फार्मूला 1/CS = 1/C1 + 1/C2 होता है, लेकिन मैंने बताया था कि इस तरह कैलकुलेट करने में देर लगती है, तो इसलिए शॉर्ट में ये भी फार्मूला याद कर लिया जाता है दूसरे नंबर पे जो लिखा है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ भी जाएगा, C1 + C2/C1C2, और C पलटेंगे जब आप CS को ऊपर लाएंगे तो ये पलट जाएगा C1C2/C1 + C2। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिए हैं, और इसके बाद लगभग 30 क्वेश्चन ही और बचते हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी हमें बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।